हेलो एवरीवन, वेलकम टू पनीशा। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ सेकेंड वीक ऑफ नवंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी पहली न्यूज़ के साथ। सबसे पहले हमने बात करनी है नेशनल गेम्स 2023 के बारे में। नेशनल गेम्स को इंडिया में हर साल करवाया जाता है और इस बार 2023 में इसका 37वां एडिशन हेल्ड किया गया है, जिसमें टॉप पोजीशन एक्वायर की गई है बाय द महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने लास्ट टाइम नेशनल गेम्स में टॉप पोजीशन एक्वायर की थी इन ईयर 1994 और 1994 के बाद अब जाकर 2023 में वो मौका आया है जब महाराष्ट्र ने सबसे ज़्यादा मेडल्स अपने नाम किए हैं। टोटल मेडल्स के बारे में अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र ने 228 मेडल्स अपने नाम किए, जिसमें से 80 हैं गोल्ड मेडल्स, 69 सिल्वर मेडल्स एंड 79 ब्रॉन्ज मेडल। जो टीम सबसे ज़्यादा मेडल्स अपने नाम करती है उसे दिया जाता है राजा बलहेंद्र सिंह ट्रॉफी, जो कि इस बार महाराष्ट्र को दी गई है। यहीं पर अगर अदर फैक्ट्स की तरफ नज़र डालें तो इसका वेन्यू रहा गोवा में पहली बार नेशनल गेम्स को हेल्ड किया गया है, जिसमें टोटल 5 सिटीज़ में डिफरेंट गेम्स को ऑर्गेनाइज किया गया था। यहीं अगर हम बात करें नेशनल गेम्स में टोटल 28 स्टेट्स के साथ साथ 8 यूनियन टेरिटरीज एंड सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने भी पार्टिसिपेट किया। ये जो गेम्स हैं इनका ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ था ऑन 26 अक्टूबर और इन्हें कंप्लीट किया गया ऑन 6 नवंबर। टॉप 5 पोजीशंस के बारे में बात करें तो फर्स्ट नंबर पे रहा महाराष्ट्र, सेकंड नंबर पे है सर्विसेज विद 66 गोल्ड मेडल्स, थर्ड नंबर पे हरियाणा 62 गोल्ड मेडल्स, फोर्थ नंबर पे मध्य प्रदेश विद 37 गोल्ड मेडल्स एंड फिफ्थ नंबर पे केरला विद 36 गोल्ड मेडल्स। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हमने बात करनी है कलिंग लिटरेरी फेस्टिवल के बारे में। कलिंग लिटरेरी फेस्टिवल इंडिया में हेल्ड होने वाला सबसे बड़ा लिटरेरी फेस्टिवल है, जिसका 10th एडिशन इस बार करवाया जा रहा है। इस बार इस फेस्टिवल का जो थीम रखा गया दैट इज लेजेंड ऑफ एशियन भारत एंड बियॉन्ड, इंस्पायरिंग लाइफ एक्सपीरियंस इन द 21st सेंचुरी। ये लिटरेरी फेस्टिवल रिप्रेजेंट किया जाता है टू द इंडियन टेक्स्ट एज वेल एज इंडियन कल्चर। जो भी पुराने टेक्स्ट हैं और लिटरेरी सोर्सेज हैं हमारे पास, उन्हें डेडिकेट करते हुए इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। इसके जो डेट्स रहेंगे दैट इज 9 फरवरी टू 11 फरवरी 2024 और इसका वेन्यू डिसाइड किया गया है इन भुवनेश्वर, उड़ीसा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हमने बात करनी है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, जिसे अडॉप्ट करने वाली पहली इंडियन स्टेट बन गई है उत्तराखंड। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर, जिनका नाम है पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने ये अनाउंस कर दिया है कि अब इनके स्टेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई किया जाएगा और अब इन्होंने इसके लिए एक लीगल स्टेटस भी ग्रांट कर दिया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है जब सारे के सारे लॉज यूनिफॉर्मली अप्लाई किए जाएंगे टू ऑल द सिटीजन्स। इस पर्टिकुलर चीज को अप्लाई करने के लिए इन्होंने कमेटी बनाई थी अंडर द लीडरशिप ऑफ जस्टिस रंजना देसाई। रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई के अंडर लीडरशिप में इस कमेटी का ये रिकमेंडेशन दिया गया है कि अब उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड कम्स अंडर द आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हमने बात करनी है 8th एडिशन ऑफ विजाज नेवी मैराथन के बारे में, जिसे कि विशाखापट्टनम में हेल्ड किया गया। 8वां एडिशन इसका सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज करवाया गया इन विशाखापट्टनम, जिसमें अप्रॉक्स 12,000 पीपल ने पार्टिसिपेट किया। और ये जो पर्टिकुलर मैराथन है इसे ऑर्गेनाइज किया गया बाय ईस्टर्न नेवल कमांड बाय आर.के. बीच रोड पे इस पर्टिकुलर मैराथन की स्टार्टिंग हुई और इस मैराथन को फ्लैग ऑफ यानी इसे स्टार्ट किसने किया था, बाय वाइस एडमिरल राजेश पंधरकर के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हमने बात करनी है एशियन आर्चरी चैंपियंस के बारे में। आर्चरी में जो एशिया के सारी कंट्रीज के बीच में कॉम्पिटिशन करवाया जाता है, इस पर्टिकुलर चैंपियनशिप में इंडिया ने 2nd पोजीशन हासिल किया है एंड ओवरऑल 7 मेडल्स अपने नाम किए हैं। तो इसके बारे में बात करते हैं। इंडिया ने 2nd पोजीशन को एक्वायर किया और 3 गोल्ड मेडल्स, 1 सिल्वर मेडल और 3 ब्रॉन्ज मेडल को अपने नाम किया। यहीं पर हम बात करेंगे इसका 23rd एडिशन था, जिसे इस बार बैंकॉक, थाईलैंड में हेल्ड करवाया गया। इस चैंपियनशिप की स्टार्टिंग हुई थी फ्रॉम 3 नवंबर टू 10 नवंबर 2023। यही हम बात करें इंडिया ने 2nd पोजीशन को हासिल किया है तो फर्स्ट नंबर पे आने वाली कंट्री कौन सी है? फर्स्ट नंबर पे रही है साउथ कोरिया, जिसने टोटल 11 मेडल्स को अपने नाम किया, जिसमें से 6 गोल्ड मेडल थे, 2 सिल्वर मेडल एंड 3 ब्रॉन्ज मेडल उसने अपने नाम किए हैं। थर्ड पोजीशन एक्वायर की गई है बाय कजाकिस्तान विद टोटल 3 मेडल्स, जिसमें से 1 गोल्ड मेडल और 2 सिल्वर मेडल्स हैं। इस पर्टिकुलर चैंपियनशिप में टोटल 8 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें से इंडिया ने 2nd पोजीशन अपने नाम की। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हमने बात करनी है वर्ल्ड एनिमल हेल्थ कॉन्फ्रेंस के बारे में, जिसका 33rd एडिशन इस बार न्यू दिल्ली में हेल्ड किया गया। 33rd एडिशन रहा इसका, जिसके डेट्स रहे
13 नवंबर से लेकर 16 नवंबर 2023 3 दिन तक चलने वाला ये जो फेस्टिवल है, इसमें वर्ल्ड लेवल पे एनिमल हेल्थ को कैसे बेटर करना है और एनिमल कंजर्वेशन के लिए हम क्या क्या काम कर सकते हैं, उन सारे पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस किया जाएगा। ये जो कॉन्फ्रेंस है 33rd एडिशन है इसका बाय वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ WOAH रीजनल कमीशन ऑफ एशिया एंड पैसिफिक। इस पर्टिकुलर कमीशन के द्वारा हर साल इस कॉन्फ्रेंस को किया जाता है। वेन्यू इस बार रहा इसका न्यू दिल्ली, जिसमें टोटल 36 मेंबर कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। इंडिया के साथ साथ इसमें और भी बहुत सारी रीजनल एज वेल एज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के सीनियर ऑफिशियल्स ने भी पार्ट लिया। यही अगर हम बात करें तो इस पूरी की पूरी कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया गया था बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, जिनका नाम है पुरुषोत्तम रुपाला। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हमने बात करनी है ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 के बारे में। टूरिज्म जहां का सबसे बेस्ट है उसे ये अवार्ड दिया जाता है और इस अवार्ड को इस बार केरला ने अपने नाम किया है। केरला इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल स्टेट जहां पर टूरिज्म हर ईयर बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है और इस बार ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 केरला ने अपने नाम किया है। ये जो अवार्ड है वो प्रेजेंट किसके द्वारा किया जाता है, तो इसे देने वाली ऑर्गेनाइजेशन का नाम है रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म पार्टनरशिप एज वेल एज इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ICRT। इन दोनों के द्वारा मिलकर इस अवार्ड को हर साल स्पॉन्सर किया जाता है। यहीं अगर हम बात करें केरला की, तो केरला का अवार्ड मिला है इन अ कैटेगरी ऑफ बेस्ट फॉर लोकल सोर्सिंग फूड एंड क्राफ्ट कैटेगरी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हमने बात करनी है वर्ल्ड के न्यूएस्ट आइलैंड के बारे में। जापान में सी वाटर के पास एक वोल्केनिक इरप्शन देखा गया और उस इरप्शन के बाद एक नया ही आइलैंड बनकर तैयार हो गया, जिसे हम कह रहे हैं वर्ल्ड का न्यूएस्ट आइलैंड। अभी तक इस आइलैंड का कोई नेम नहीं दिया गया है, इसलिए अभी हम इसको किसी नाम से नहीं बुला सकते, लेकिन हम अगर इसके बाकी फीचर्स की तरफ नजर डालें तो जापान का जो आइलैंड है जिसका नाम है इवो जिमा इन अ पैसिफिक ओशियन, उसमें अंडर सी वोल्केनिक इरप्शन देखा गया अराउंड 1200 किलोमीटर का फ्रॉम साउथ ऑफ टोक्यो। टोक्यो से अगर साउथ वाली साइड पे जाएंगे टू 1200 किलोमीटर, तो वहाँ पर एक वोल्केनिक इरप्शन देखने को मिला, जिसकी वजह से एक नया ही आइलैंड बन के क्रिएट हो गया है। ये जो इरप्शन है इसके बारे में कहा गया कि कंटिन्यूसली 10 डेज तक ये इरप्शन जो है वो सी वाटर के अंडर देखने को मिला। ये जो इरप्शन है वो स्टार्ट हुआ था ऑन अक्टूबर 21, 2023 अराउंड 1 किलोमीटर ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ इवोटा आइलैंड। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हमने बात करनी है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के बारे में। ये जो अवार्ड है वो हर महीने ICC के द्वारा दिया जाता है टू बूस्ट द स्पिरिट ऑफ प्लेयर्स, और इस बार अक्टूबर मंथ के लिए जो दो नाम हमारे सामने आए हैं मेंस कैटेगरी में, ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड फॉर द अक्टूबर मंथ दिया गया है न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र को। रचिन रविंद्र का ये पहला अवार्ड है, पहली बार इन्हें प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला है। इसके बाद सेकेंड वुमेन्स कैटेगरी में जो नाम हमारे सामने हैं वो है वेस्ट इंडीज की कैप्टन हेले मैथ्यूज। इनके द्वारा सेकेंड टाइम ये अवार्ड अपने नाम इन्होंने किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें ICC हॉल ऑफ द फेम अवार्ड के बारे में, हॉल ऑफ द फेम ये पर्टिकुलर अवार्ड दिया जाता है एक ऐसे प्लेयर को जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ क्रिकेट को कंट्रीब्यूट की होती है और उनका क्रिकेट के फील्ड में एक मेजर कंट्रीब्यूशन रहता है। इस बार इस हॉल ऑफ द फेम लिस्ट में 3 और नए नामों को ऐड ऑन किया गया है। इसमें हम बात करें 2 इंडियन प्लेयर्स हैं, तो ये इंडिया की बहुत ही अच्छी बात है। सबसे पहले तो नाम है इंडिया के लेजेंडरी ओपनर जिनका नाम है वीरेंद्र सहवाग। एवरीबडी इज अवेयर विद दिस नेम। वीरेंद्र सहवाग का नाम भी इस लिस्ट में ऐड ऑन किया गया है। सेकंड नंबर पे जो पर्सन है वो इंडिया की विमेन टेस्ट स्किपर हैं जिनका नाम है डायना एडुल्जी। एंड थर्ड नंबर पे जो प्लेयर हैं ये श्रीलंका के स्टार हैं जिनका नाम है अरविंद डी सिल्वा। तो इन तीनों का नाम अब हॉल ऑफ द फेम लिस्ट में ऐड ऑन कर दिया गया है। ICC की जो लिस्ट है इसके बारे में बात करते हैं। इसे स्टार्ट किया गया था बाय ICC इन दुबई इन ईयर 2009। 2009 में इसकी शुरुआत हुई और इसमें अब तक टोटल 112 प्लेयर्स को ऐड ऑन कर दिया गया है, इंक्लूडिंग दीज 3 प्लेयर्स। इन 3 प्लेयर्स के आने के बाद टोटल नंबर हो गया है 112, जिसमें 12 वुमेन प्लेयर्स भी एडेड हैं। यही हम बात करें जिसमें इंडिया के अभी तक 9 प्लेयर्स इस लिस्ट में अपना नाम दर्ज कर चुके हैं, इंक्लूडिंग सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, अनिल कुंबले। ऐसे जो लेजेंडरी क्रिकेट प्लेयर्स हैं इंडिया की तरफ से, उनका नाम भी इस लिस्ट में ऑलरेडी शामिल है। यही एक और फैक्ट की तरफ नजर डालते हैं तो पहली विमेन जिन्होंने इस लिस्ट में अपना नाम ऐड ऑन किया था, इनका नाम है रेचेल फ्लिंट, जो कि इंग्लैंड की टीम से प्ले करती थी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हमने बात करनी है अडानी ग्रीन के बारे में, जिसने कि क्रॉस कर लिया है टारगेट ऑफ 1.8 गीगावाट मार्क और अब वो बन गई है इंडिया की लार्जेस्ट
रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी। इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी की जितनी भी कंपनीज हैं उनमें से सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन वाली कंपनी बन गई है अडानी ग्रुप की कंपनी, जिसका नाम है अडानी ग्रुप ग्रीन एनर्जी लिमिटेड AGEL। ये इंडिया की लार्जेस्ट ग्रीन एनर्जी कंपनी बन चुकी है और इन्होंने अचीव किया है टारगेट ऑफ 8.4 गीगावाट विद इंस्टॉल्ड कैपेसिटी मार्क। अभी रिसेंटली अडानी का जो प्रोजेक्ट रहा दैट इज़ इन राजस्थान, जिसमें उन्होंने एक सोलर पावर पार्क इंस्टॉल किया है विद गीगावाट ऑफ 0.15 और इस टारगेट को अचीव करने के बाद ये इंडिया की लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी बन चुकी हैं। अगर हम लिस्ट में बाकी सबके नाम की बात करें तो सेकेंड नंबर पे जो कंपनी है दैट इज़ रीन्यू कंपनी, बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है, इसकी जो टोटल कैपेसिटी है दैट इज़ 8.3 गीगावाट। थर्ड नंबर पे नाम है हमारे पास टाटा पावर एज वेल एज ग्रीन को एनर्जीज का, दोनों ही 4 गीगावाट की कैपेसिटी रखती हैं ओवरऑल। एंड फोर्थ नंबर पे है हमारे पास स्टेट की तरफ से ओन्ड NTPC, जिसकी टोटल कैपेसिटी है 3.2 गीगावाट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हमने बात करनी है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है अयोध्या का। इस बार दिवाली पे फिर से सबसे ज़्यादा दिए जलाने के बाद अयोध्या ने अपना नाम शामिल किया है इन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। इस बार इन ईयर 2023 ओवर 22 लाख दियाज एक साथ जलाए गए इन अयोध्या। यही अगर हम बात करें, ये जो दीपोत्सव फेस्टिवल है ये स्टार्ट किया गया था बाय योगी आदित्यनाथ इन ईयर 2017। 2017 से ही हर साल ये दीपोत्सव फेस्टिवल मनाया जा रहा है, जिसमें एक बड़ी मात्रा में राम मंदिर के पास इन दियों को जलाया जाता है ऑन ओकेजन ऑफ दिवाली। वहीं पे अगर हम बात करें 2017 में 51,000 दियाज जलाए गए थे, 2019 में 4.10 लाख दियाज जलाए गए थे, 2021 में 9 लाख दियाज, 22 में 17 लाख दियाज और अब 23 में 22 लाख दियाज जलाए गए हैं इन अयोध्या। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हमने बात करनी है उत्तर प्रदेश के बारे में, जहां पे काउ सेंसस करवाया गया है। काउ के लिए काउ की काउंटिंग करवाई गई है एज वेल एज काउ को काउंट करके 3 डिफरेंट कैटेगरीज में रखा गया है, ताकि उनके लिए जो स्ट्रैटेजीज बनाई गई हैं या उनके लिए जो भी योजनाएं बनाई जा रही हैं बाय द स्टेट गवर्नमेंट उन्हें अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके। सबसे पहले हम इन 3 कैटेगरीज के बारे में जानते हैं। तो काउ को सेंसस करने के बाद उन्हें 3 कैटेगरीज जैसे कि एनिमल विद कैटल रेयरर्स के साथ, एनिमल विद कैटल रेयरर्स एज वेल एज अबंडेंट काउज ऑन द स्ट्रीट एंड थर्ड कैटेगरी हमारे पास कान्हा उपवन। इन 3 कैटेगरीज में काउ की काउंटिंग की जा रही है कि टोटल पूरी स्टेट में कितनी काउज अवेलेबल हैं। यही अगर हम बात करें तो इसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट सारी काउज को जियो टैगिंग भी प्रोवाइड कर रही है। यही हम बात करें उत्तर प्रदेश में काउज के बेनिफिट के लिए जो योजना स्टार्ट की गई है उसका नाम है मुख्यमंत्री सहभागिता योजना, पर्टिकुलरली फॉर काउ डेवलपमेंट। ये तो बात हो रही है उत्तर प्रदेश की स्टेट लेवल की, लेकिन अगर हम सेंट्रल लेवल के बारे में बात करें तो सेंट्रल लेवल में भी हमारा 20th नंबर का लाइफ स्टॉक सेंसस करवाया गया था इन ईयर 2019 और 2024 में अब इसका 21st एडिशन करवाया जाएगा ऑफ लाइफ स्टॉक सेंसस। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हमने बात करनी है कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले नाम है हमारे पास हितेश मकवाना का, जिन्हें क्या अपॉइंट किया गया है एज अ सुपरवियर जनरल ऑफ इंडिया। इस पोस्ट पे इन्हें अपॉइंट किया गया है। इससे पहले ये वर्क कर चुके हैं ऑन अ पोस्ट ऑफ एडिशनल सेक्रेटरी इन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और अब इन्हें बना दिया गया है सुपरवियर जनरल ऑफ इंडिया। और ये जो पोस्ट जिसे ये छोड़ कर आ रही हैं, इस पोस्ट पर अब अपॉइंट किया गया है टू अभिषेक सिंह। अगला नाम है हमारे पास हीरालाल सामरिया का, जिन्हें कि बनाया गया है चीफ इंफॉर्मेशनल कमिश्नर CIF की पोस्ट पे अपॉइंट किए गए हैं हीरालाल सामरिया बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू। करंटली ये वर्क कर रहे हैं एज अ इंफॉर्मेशनल कमीशन इन सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है हमारे पास संतोष कुमार झा के बारे में, जिन्हें कि बनाया गया है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये कॉरपोरेशन लिमिटेड एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज और अब इसके नए चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं संतोष कुमार झा। प्रेजेंटली ये अभी वर्क कर रहे हैं एज अ डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस एंड कमर्शियल इन द सेम डिपार्टमेंट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हमने बात करनी है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में, जिन्होंने पंकज त्रिपाठी को सिलेक्ट किया गया है एज अ UPI सेफ्टी एम्बेसडर। अपने नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जिन्होंने अपॉइंट किया है पंकज त्रिपाठी को, उसके बारे में हम बात करते हैं। पंकज त्रिपाठी वर्क करेंगे टू स्ट्रेंथन सेफ्टी अवेयरनेस ऑन डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म। डिजिटल पेमेंट के बारे में लोगों को और अवेयरनेस दिलवाने का काम करने वाले हैं पंकज त्रिपाठी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हम कुछ इंपॉर्टेंट डेज के बारे में बात करने वाले हैं
हैं। सबसे पहले हमारे पास 9 नवंबर, जिस दिन सेलिब्रेट किया जाता है 23rd फाउंडेशन डे ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड इस दिन बनकर तैयार हुआ था। इसे क्रिएट किया गया था इन ईयर 2000 में इसे उत्तर प्रदेश से अलग किया गया था और एक नई स्टेट का दर्जा मिला था उत्तराखंड को। इस दिन हर साल बहुत अलग अलग तरीके के फंक्शंस करवाए जाते हैं और इस बार 2023 में जो फंक्शन हुआ उसे ऑर्गेनाइज किया गया इन पुलिस लाइन इन देहरादून। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हमने बात करनी है 11 नवंबर के बारे में, जिसे कि हम मनाते हैं नेशनल एजुकेशन डे के रूप में। नेशनल एजुकेशन डे इज अ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर भी रह चुके थे। इंडिया के पहले एजुकेशन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बर्थडे को हम सेलिब्रेट करते हैं। इस बार 2023 में इसका जो थीम रहा दैट इज एम्ब्रेसिंग इनोवेशन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट है हमारे पास 13 नवंबर, जिसे कि हम वर्ल्ड काइंडनेस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इस बार इसका थीम रहा बी काइंड वेयर एवर पॉसिबल और इसे सबसे पहले हमने मनाना स्टार्ट किया था इन ईयर 1998। तब से हर साल हम 13 नवंबर को वर्ल्ड काइंडनेस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 14 नवंबर, दैट इज़ वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। इस बार इसका जो थीम रहा दैट इज़ एक्सेस टू डायबिटीज़ केयर और इसे 1991 से मनाना स्टार्ट किया गया था बाय इंटरनेशनल डायबिटीज़ फाउंडेशन एज वेल एज WHO। नेक्स्ट हमने बात करनी है कुछ ऑब्जरीज के बारे में, जिसमें सबसे पहला नाम है हमारे पास महेश्वर मोहंते का, जो कि उड़ीसा के असेंबली स्पीकर थे और अब ये हमारे बीच में नहीं है। इन्होंने पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी को भी संभाला है फ्रॉम द ईयर 2004 टू 2008 और 5 बार इन्हें लगातार अपॉइंट किया गया था फ्रॉम पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी। इसके बाद जो अगला नाम है हमारे पास वो है कर्नाटका के पुरानी लॉ मिनिस्टर का, जिनका नाम है DB चंद्रेगौड़ा। और अगला नाम है हमारे पास पद्मनाभा आचार्य का, जो कि फॉर्मर नागालैंड के गवर्नर रह चुके हैं। नागालैंड के गवर्नर के साथ साथ इन्होंने और भी कई स्टेट्स में गवर्नर की पोस्ट को हैंडल किया है, जिसमें नाम इंक्लूड होते हैं ऑफ त्रिपुरा, असम, मणिपुर एंड अरुणाचल प्रदेश। और अब ये भी हमारे बीच में नहीं है। तो ये हमने देखे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ सेकेंड वीक ऑफ नवंबर 2023। आई होप ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहेगा। हम मिलेंगे आपसे ऐसे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। पनेशिया ट्यूटर लाया है एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर अलग अलग कोर्सेस जैसे कि IAS, PCS, UGC नेट, SSC और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध है। Comprehensive coverage of all these subjects through quality video lectures. है एप्टीट्यूड का टॉपिक दैट इज ब्लड रिलेशन, अंकल्स ओनली डॉटर। He took the throne. तो जो थ्रोन पे एम्परर बैठते थे वो अपने साथ ले गए। कोहिनूर डायमंड, द वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड, वो भी मुगल ट्रेजरी से ले गए। फिर आया इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म, यानी कि चाहे हमारे आपसे झगड़ा भी है तो भी हम आपसे व्यापार कर रहे हैं। जैसे चाइना है, हमारा झगड़ा होते हुए भी हम उससे व्यापार कर रहे हैं। PDF नोट्स और उनसे जुड़े हुए रिलेवेंट MCQs, साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट्स। So join Panesia Tutor for your successful and bright future.